हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में एक सिपाही अपने ऑफिसर के पास जाता है और कमांडर को बताता है कि हमारे जासूस ने ये इन्फॉर्म किया है कि लू फिंग फैमिली जल्द ही जीचुआन की टेरिटरी पर अटैक करने वाली है। हो सकता है कि इस दफा बड़ी युद्ध हो। लेकिन वो कमांडर इस बात को सीरियस लेता ही नहीं, बल्कि कहता है कि शुरू से लेकर मैं देखता आया हूँ कौन सा साल है कि जब जीचुआन और लू फेंग में युद्ध ना हुई हो। ये तमाशा हर साल चलता रहता है, इसको ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे को गद्दार और बागी कहते रहते हैं। अपने इलाके में अपना रोब जमाने के लिए ऐसी छोटी हरकतें होती रहती हैं दोनों तरफ से। लेकिन वो सिपाही कहता है कि बॉस, अगर आपकी बातें मिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंच गई तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। वो आपको ही बागी या गद्दार कहने लग जाएंगे। उसके बाद वो कमांडर कहता है कि जीचुआन शियू को तो मैंने अच्छी जगह फेंका है, वहां पर बॉर्डर गार्ड्स के बीच में उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो मसरूफ ही रहे तो बेहतर है। जबकि हमें जी शियू को दिखाते हैं कि वाकई उसका ऐसा ही हाल था। वो सारा दिन पेट्रोलिंग पर रहता है, उसे नया काम समझाया जा रहा था, इलाके के बारे में बताया जा रहा था। वो बहुत थक जाता है, लेकिन फिर भी उसे आराम करने के लिए ब्रेक भी नहीं दी जाती। पेट्रोलिंग करते करते वहां पर जीशियो को कुछ आवाजें आती हैं। वो साइड पर जाकर चोरी चोरी देखता है। वहां पर लूफिंग आर्मी के कुछ लोग उनके सिपाहियों पर अटैक किए हुए थे। वो दूर से अपनी तलवार फेंकता है और एक को बचा लेता है। उसके बाद वो अकेला ही जाता है और इतने सारों से फाइट करता है। वहां पर जितने भी 10-12 लोग थे, सारों को फड़का के नीचे गिरा देता है। उसके साथी भी साथ में पहुंच जाते हैं। जीशु कहता है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि बड़ा खतरा आने वाला है। वो उस लेडी ऑफिसर को कहता है कि तुम वापस जाओ और हमारी बेस पर इन्फॉर्म करो और बाकी ट्रूप्स को लेकर आओ, शायद युद्ध स्टार्ट होने वाली है। दूसरी तरफ जीशियो के तीनों साथी, वो भी लो फैंग के सिपाहियों के बीच में फंसे हुए थे। वहां पर भी कुछ ट्रूप्स पहुंचे हुए थे और उन पर अटैक किए हुए थे। वो लोग उनको डॉज करते हैं और फिर तीर से और तलवार से हमला करके उन सारों को खत्म करते हैं। फिर हमें यह भी पता चलता है कि लू फेंग की आर्मी अपने एरिया से दूसरे एरिया में आने के लिए स्काई केबल का यूज कर रही है और बहुत से सिपाही जीचुआन के एरिया में एंटर हो चुके हैं। उधर वो लेडी ऑफिसर जब इत्तला देने जा रही होती है तो उसे लू फेंग आर्मी के बहुत से सिपाही घेर लेते हैं और साथ ही उसे बेहोश कर देते हैं। जबकि जी शू को दिखाते हैं, वो बॉर्डर के पास जीचुआन की बेस पर जाता है तो देखता है वहां पर लू फेंग आर्मी के सिपाहियों ने हमला किया हुआ है और वहां पर काबिज हैं। वो एक सिपाही को मारता है, दो और निकल आते हैं। वो उनसे भी फाइट करता है, तीसरा निकल आता है। इतनों को मारते मारते वो ऊपर तक पहुंच जाता है जहां से उसने सिग्नल पहुंचाना था अपनी आर्मी तक। सिग्नल पहुंचाने के लिए वो लोग स्मोक का यूज करते थे। वो जैसे ही धुआं जलाने लगता है, वो जैसे ही जलाकर धुआं निकालने लगता है, वहां पर एक और सिपाही आ जाता है और उससे भी उसे फाइट करनी पड़ती है। वो उसे नीचे फेंकता है और अब वो वहां पर अकेला ही रह गया था। और उसके बाद अब वो फाइनली सिग्नल भेज सकता था। जबकि वो लेडी ऑफिसर जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसके इर्द गिर्द उसके अपने ही सिपाही मौजूद हैं। वो उस लेडी ऑफिसर के साथ मिलकर बेस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसे रास्ते में ही शक हो जाता है कि ये कोई और लोग हैं, मेरे सिपाही नहीं हैं। वहां पर एक्चुअली लू फेंग आर्मी की एक ऑफिसर लू फेंग शुआंग थी। शुआंग उसे ऑफर करती है कि तुम हमें बेस तक पहुंचा दो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन वो ऑफिसर बहुत लॉयल थी, वो अपनी जान दे सकती थी, लेकिन दुश्मनों को अपने एरिया में नहीं पहुंचने देगी। वो उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा सारे थे और वो बेचारी सिर्फ एक थी। वो लड़ती रहती है, शुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक और ऑफिसर आकर उसको मार देती है। इतने में शुआंग और उसके साथी देखते हैं कि ये क्या, ये तो धुआं यहाँ से उठ रहा है, मतलब कि आर्मी को सिग्नल मिल जाएगा, अब हम इन लोगों पे हमला नहीं कर सकते। बड़े बड़े ट्रूप्स पीछे से आने लगे हैं, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से वापस चले जाएं। जीशियो ने अपनी आर्मी को सिग्नल भेज दिया था, लेकिन इतने में लू फेंग आर्मी के बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो सीढ़ियों से आता आता उनको मारने लगता है, लेकिन इतने में लू फेंग आर्मी को भी सिग्नल मिलता है कि वो लोग बैक ऑफ कर जाएं। इतने में वो सारे सिपाही वहां से भाग जाते हैं। जीशु वहां पर थका बैठा होता है कि ऊपर से उसके तीनों फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं। बहुत जोश में थे, कहते हैं कि कहाँ हैं लू फेंग के सिपाही, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन आगे सिर्फ जीशु बैठा था, उसने इतने सारे दुश्मनों को मारा था और वो बहुत खुश भी था कि उसके तीनों फ्रेंड्स जिंदा हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये लू फेंग आर्मी ये किस रास्ते से हमारे एरिया में आए हैं, हम पता चला के देखेंगे कौन सा है सीक्रेट रास्ता। फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते एक जगह जाते हैं। वो पहाड़ की एक तरफ होते हैं और दूसरी साइड पर होती है शुआंग और उसके सिपाही।
उन दोनों को ही एक दूसरे पर शक होता है। वो फिर से आवाज देकर पूछते हैं कि तुम किसकी साइड के हो, तो शुआंग कह देती है कि हम पेट्रोलिंग गार्ड्स हैं। लेकिन जीशू को शक हो गया था। उनका एक सिपाही आगे बढ़ता है और तीर चलाता है, और इधर से भी एक सिपाही तीर चलाता है। उसके बाद जीशू आगे की कोई प्लानिंग करता उससे पहले ही शुआंग अपने सिपाहियों को लेकर वहां से भाग जाती है। जीशू और शुआंग की आज काफी इंटरेस्टिंग टाइप की यहाँ पर मुलाकात हुई थी। उसके बाद पहाड़ी के ऊपर जाकर जीशू पता चला लेता है कि एक्चुअली ये लोग स्काई केबल का यूज करके यहाँ पर आए हैं। इतने में उसका कमांडर भी अपने ट्रूप्स को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सिपाही खड़े कर दिए जाएं, गार्ड्स बनाकर वो लोग दोबारा इस रास्ते से आ सकते हैं। लेकिन जीशू कहता है कि ये लोग गैम्बलर हैं और मेरी भी गैम्बलिंग जैसी ही सोच है, मुझे पता है ये रास्ता ये दोबारा यूज नहीं करने वाले। अब वो लोग कोई नई प्लानिंग करेंगे, किसी और रास्ते से आएंगे, और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में ऑफिसर जीचुआन शिव को अपने पास बुलाता है और उसे एक रिपोर्ट दिखाता है। उन्होंने कैदियों से पूछताछ की थी, जिसके बाद उनको पता चला था कि लू फेंग आर्मी से जिन लोगों ने उनके माउंटेन्स पर कब्जा करने की कोशिश की थी वो सिर्फ चंद 100 ही लोग थे, और उनको लीड करने वाली एक लेडी थी, एक लड़की जिसका नाम लू फेंग शुआंग था। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत बहादुर थी, अगर वो हराने में कामयाब हो जाती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती, सारी जिंदगी के लिए हम बदनाम होकर रह जाते। और फिर वो जीशू का थैंक्स भी करता है कि कल तुमने टाइम पर सिग्नल दे दिया, जिसकी वजह से हम बच गए। फिर हमें फार ईस्टर्न रीजन की तरफ दिखाते हैं, जहां पर ऑक्स रिबिलियन स्टार्ट हो चुका था। वहां पर क्रोकोडाइल कबीले के लोग इंसानों पर हमला किए हुए और जीचुआन की आर्मी को बार बार हराए जा रहे थे। इसी बगावत के बारे में एक दफा डिस्कशन हुई थी और लू मेंगहाई ने कहा था कि बस 30,000 ट्रूप्स वहां पर काफी होंगे, लेकिन वो सारे के सारे 30,000 अब मारे जा चुके थे। ये सुनकर प्रेसिडेंट एकदम परेशान हो जाता है। इसका मतलब है कि डिलिन की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब डिलिन भी नखरे में आ गया था। वो आगे कोई भी मशवरा नहीं देना चाहता था। कहता है कि आप फिर से लू मेंगहाई से ही मशवरा करें। बाद में स्टर्लिंग डिलिन से पूछने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अभी भी जो 3 लाख ट्रूप्स से भेज रहे हैं ये भी हारेंगे, और जहां तक मुझे न्यूज मिली है हमारी फार ईस्ट में सारी आर्मी पीछे जाकर वॉलन फोर्ट्रेस में बैठ गई है, जबकि वाकई ईस्ट आर्मी ऐसा ही कर चुकी थी। वो लोग काफी हैरान थे। जो कमांडर्स वहां थे वो कहते थे कि लू मेंगहाई को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन उसे तो कोई मिलिट्री अफेयर्स की सेंस ही नहीं है, उसकी वजह से हम लोग भी मारे जाएंगे। उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग एक दफा पीछे की तरफ जाएंगे और एक डिफेंसिव मोड पर आएंगे, ऑक रिबिलियन को अपनी तरफ आने को कहेंगे और उसके बाद उन पर पूरे ताकत से अटैक करेंगे। उनको लग रहा था कि उनकी ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करेगी। ईस्टर्न आर्मी की तरफ 3 लाख और भी सिपाही भेज दिए गए थे। उनकी तरफ से रेगुलरली रिपोर्ट्स आती रहती थी, लेकिन फिर एक दफा अचानक से सारी रिपोर्टिंग आना बंद हो गई। ये देखकर सारे ऑफिसर्स और प्रेसिडेंट परेशान हो गए थे। ये सब सुनकर डिलिन को अंदाजा हो चुका था कि वहां का गद्दार ले होंग वो जरूर कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है, और ऐसा ही होता है। उसी टाइम पर ले होंग ऑर्क कबीले के बागियों और क्रोकोडाइल रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहा होता है। ले होंग जीचुआन के साथ गद्दारी करके उनके साथ मिलने की बात करता है। कहता है मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं जीचुआन को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरी पूरी सपोर्ट तुम लोगों को हासिल होगी, और जब तुम लोग आगे बढ़ोगे मेरी आर्मी भी साथ होगी। हम ईस्टर्न आर्मी को दोनों तरफ से घेर के उन पर हमला करेंगे, और उसके बाद ये ईस्टर्न रीजन तुम लोगों का हो जाएगा। ये आइडिया क्रोकोडाइल कबीले को काफी पसंद आता है और वो एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। ले होंग सोचता है कि मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। अब ईस्टर्न आर्मी के 3 लाख ट्रूप्स युद्ध में लड़ने गए हुए होते हैं। वहां पर मौजूद फीमेल ऑफिसर सोचती है कि आज मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन मुझे बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। इतने में उन्हें खबर मिलती है कि दूसरी तरफ से ले होंग की आर्मी उनको घेरने आ रही है, और एक और डायरेक्शन जो बचती है वहां से भी क्रोकोडाइल कबीले ने अपने सिपाही बिठाए हुए हैं। मींस वो लोग अब बुरी तरह से ट्रैप हो गए थे। उसके बाद वहां पर युद्ध स्टार्ट हो जाती है। उनके ज्यादातर सिपाही मारे जाते हैं और बाकी के भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ले होंग और क्रोकोडाइल कबीला आपस के टीम वर्क से जीत चुका था। ले होंग कहता है कि अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हुआ है, अब आगे भी हम कोऑपरेशन करेंगे।
अब उनकी नेक्स्ट प्लानिंग ये थी कि वो वॉलन फोर्ट्रेस को गिराएंगे। ले होंग एक और साइड से अटैक करेगा और कैपिटल की तरफ बढ़ेगा और क्रोकोडाइल कबीले वाले फोर्ट्रेस पर कब्जा करने के बाद कैपिटल की तरफ जाएंगे। इस दफा ज़ीचुआन को बड़ा सबक सिखाएंगे, लेकिन क्रोकोडाइल कबीला कहता है कि उसके लिए मुझे तुम्हारी जैक मशीन्स चाहिए होंगी। ले होंग मान जाता है। उधर स्टर्लिंग को दिखाते हैं, वो आज प्रिंसेस कार्डा से मिलने के लिए आता है। आनिंग से कहता है कि मैं इससे अकेले में थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। वो कहती है ओके, मैं तो 1 घंटे के लिए यहाँ से केक बनाने के लिए जा रही हूँ, आप दोनों खुल के बातें करें। स्टर्लिंग प्रिंसेस को कहता है कि कल मैं एक बहुत बड़े मिशन के लिए जा रहा हूँ। स्टर्लिंग को वॉलन फोर्ट्रेस जाने का ऑर्डर मिला था। वो कहता है कि बहुत बड़ा मिशन है, पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं, इसलिए तुमसे ये बात कहने आया था कि जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगा हूँ। बेशक तुम प्रिंसेस हो और मैं एक मामूली सा सोल्जर, लेकिन मेरी सैलरी इनफ है 2 लोगों के जीने के लिए। और उसको एक गिफ्ट भी देता है। इस सारा टाइम पे कार्डा बिल्कुल खामोश रहती है, तो स्टर्लिंग कहता है कि मुझे कोई भी जवाब तुमसे नहीं चाहिए, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम वापस भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले तक वापस पहुंचाऊंगा ये मिशन पूरा करने के बाद। उसके बाद जैसे ही वो वापस जाने लगता है तो कार्डा उसे रोकती है और सिर्फ इतना ही कहती है कि अपना ख्याल रखना। और स्टर्लिंग तो इतना ही सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद अगले दिन स्टर्लिंग अपने सिपाहियों को लेकर फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा था। वहां पे पब्लिक भी उनको सी ऑफ करने के लिए खड़ी हुई थी। उसी के बीच प्रिंसेस कार्डा भी सैड सैड सी स्टर्लिंग को जाते हुए देख रही थी। क्रोकोडाइल कबीले ने अब वॉलन फोर्ट्रेस पर हमला कर दिया था। उस किले को गिराना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब उनके पास मशीन्स भी थी जो ले होंग ने उनको प्रोवाइड की थी। ऊपर ज़ीचुआन आर्मी अपने डिफेंस करने की पूरी कोशिशों में लगी हुई होती है, लेकिन बार बार के अटैक्स उनको कमजोर कर रहे थे। वो क्रोकोडाइल कबीले के सिपाहियों को मारते जा रहे थे जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी मशीन्स को यूज करके उनकी एक दीवार गिराने में भी कामयाब हो गए थे। अब ज़ीचुआन आर्मी यही सोच रही थी कि अब जल्द ही अगर सेंटर की तरफ से हमारे लिए सपोर्ट ना आई तो फिर हमारी लाशें ही यहाँ से जाएंगी। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।